Hello friends, welcome to ISS प्लेटफॉर्म। आज है 2 मई एंड 2 मई एंड 1 मई दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। जो कल मेरा वीडियो नहीं आया था, जैसे मैंने आपसे बोल के रखा है कि जिस दिन मेरा वीडियो नहीं आता है तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आपको दोनों दिन के करा देता हूँ। अब सुनो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा टाइमिंग बताता हूँ अपने वीडियो की। देखो, सुबह 6 बजे रेगुलरली सुबह 6 बजे मेरा एमसीक्यू का वीडियो आता है, जिसमें करंट अफेयर के आपको एमसीक्यू कराए जाते हैं। क्लियर। देन आफ्टर इसके बाद 10 बजे एट अर्ली मॉर्निंग आपको 10 बजे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का एनालिसिस मिल जाएगा, या कभी कभी मोस्ट हो सकता है 10:30 पर मिलता है। क्लियर, पर आपको मिलेगा जरूर। क्लियर, अगर नहीं मिलता है तो 2 दिन के कराऊंगा अगले दिन, ठीक है। देन आफ्टर आपको 12 बजे 11 बजे मॉर्निंग में एक शॉर्ट मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ का शॉर्ट होता है, वो आपको दिया जाएगा। क्लियर। देन आफ्टर 12 बजे या 9 बजे आपको जो मैं अभी पढ़ाऊंगा उसको शॉर्ट में बता दिया करूंगा, इसका भी आपको शॉर्ट मिला करेगा 12 बजे। फिर अल्टरनेट डे पर 3 बजे दिन में आपको इंडियन पॉलिटी के लेक्चर करा रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी के, जिसमें आपको पूरी इंडियन पॉलिटी कराई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। 20 एमसीक्यू आपको कराए जाते हैं, जो दिन में 3 बजे वीडियो आता है अल्टरनेट डे पर। क्लियर, कल आया था, अब ये कल आएगा। क्लियर, तो याद रखना अल्टरनेटिव 3 बजे। इसी के साथ जैसे मैंने कोई एड रोल बनाया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तैयारी के लिए, तो वो शाम को दिन में आपको कभी भी मिल सकता है, तो बेफिक्र रहिए बिल्कुल। इसको कंटेस्ट कर लीजिए, अपने माइंड में फिट कर लीजिए ये टाइमिंग। क्लियर, चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा यूएसए यूक्रेन डील ऑन मिनरल। देखो, अभी यूएसए और यूक्रेन की डील हो चुकी है, मिनरल एक्सेस बाय यूएसए गवर्नमेंट इन यूक्रेन। अब ये क्यों डील हुई है, क्या चाहती है यूक्रेन यूएसए, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया डिमांड पाकिस्तान ग्रे लिस्ट। देखो, इंडिया ने अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से डिमांड करी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालो। अब कितनी लिस्ट होती है और एफएटीएफ क्या है, क्या करती है, इवन इंडिया इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है कि नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर वेव समिट 2025 क्रिएटिव इकोनॉमी। व्हाट इज क्रिएटिव इकोनॉमी? क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है, इवन मोदी साहब ने क्या बोला है, और जो कि कहाँ पर हुआ, ये मुंबई में वेव समिट, मुंबई में कहाँ पर, और इवन जो मुकेश अंबानी है उन्होंने कितना टारगेट सेट किया इंडिया के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का मार्केट बढ़ाने के लिए इंडिया में। क्रिएटिव इकोनॉमी होती क्या है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर ईरान फॉरेन मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट इन इंडिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इंडिया आने वाले हैं, और क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया लॉन्च सर्टिफिकेट स्कीम। देखो, 2023 में इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर अभी एक सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च कर दी है प्रहलाद जोशी ने, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं। अब ये क्या है सर्टिफिकेशन स्कीम, इवन इंडिया और जापान की डील क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। देन आफ्टर इंडिया क्लोज ऑल एयर स्पेस टू पाकिस्तान। इंडिया ने सारे एयर स्पेस बंद कर दिया पाकिस्तान एयरक्राफ्ट के लिए, एयरलाइन के लिए। वो क्या है, जैसे रेसिप्रोकल है। क्लियर, जैसे इंडिया ने किया था पाकिस्तान ने किया था इंडिया के साथ, वैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कर दिया। क्लियर, वो भी बताऊंगा मैं कुछ लोचा इसका। सुप्रीम कोर्ट ऑन डिजिटल एक्सेस। देखो, आपने अगर इंडियन पॉलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा होगा। वो क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्लियर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब क्या है कि इसमें कई सारे इम्प्लिसिट हैं, इम्प्लिसिट चीज़ें हैं, जैसे राइट टू इक्वल शेल्टर। क्लियर, ये कई सारे इम्प्लिसिट है इसके अंदर। राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, मतलब प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, विदाउट नॉन पॉल्यूटेड। क्लियर, तो इसमें कई सारे इम्प्लिसिट हैं। बट क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई कि डिजिटल का ज़माना है, अब डिजिटल एक्सेस के लिए सब पर राइट होना चाहिए। तो क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी पर लोगों पर केवाईसी नॉर्म में कई सारी डिफिकल्टी क्रिएट हो रही थी, वो मैं डिफिकल्टी बताऊंगा क्या क्रिएट हो रही थी। तो इसी कारणवश क्या हुआ कि जो पर्सन विद डिसेबल हैं वो गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगाई, बोला कि केवाईसी हमारे लिए कुछ नॉर्म हमारे लिए कम होना चाहिए। क्या है कि इसलिए हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, कई सारी फैसिलिटी आप जानते हो कि डिजिटल डिवाइड हो रहा है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर एक है कास्ट सेंसस। जैसे आपको मालूम हुआ कास्ट सेंसस का भी डिस्कशन चल रहा है कल से ही। क्लियर, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया। इसका शॉर्ट वीडियो आपको अभी 11 बजे मिल जाएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से कास्ट सेंसस मैंने बताया है। क्लियर, चलते बना के यूक्रेन एंड यूएसए डील ऑन मिनरल। देखो, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब यूएसए के प्रेसिडेंट बने, क्या यूएसए के
प्रेसिडेंट बने, कौन से, 47th यूएसए प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको एक वीडियो में बोला था कि यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प हम जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे वैसे ही यूक्रेन और रशिया का वार खत्म कराने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। तो ऐसा ही हुआ, इवन यूक्रेन को कई सारी धमकी दी गई। तो क्या हुआ कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया गया, क्लियर, और डोनाल्ड ट्रम्प साहब से मुलाकात हुई। इवन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि मिनरल डील के लिए बुलाया था, हालांकि फिर डोनाल्ड साहब ने बोला कि देखो यार वार खत्म कर दो, क्योंकि क्या है, इनोसेंट लोग मर रहे हैं तुम्हारे वार के चक्कर में, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तो तुम जीत भी नहीं पाओगे कभी रशिया से विदाउट यूएसए सपोर्ट, क्लियर। यूएसए का सपोर्ट आपको हर से चाहिए। तो ये क्या हुआ, इससे हॉट टॉक स्टार्ट हो गई दोनों के बीच में। और इवन जेलेंस्की में इतनी अकड़ है, वो व्हाइट हाउस को छोड़ के बाहर निकल गए और डोनाल्ड ट्रम्प को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, पूरे जितने भी आपको एड, जितने भी सपोर्ट मिल रहे हैं रशिया से लड़ने के लिए, वो सारे बंद किए जाएं। बंद कर दिए यूएसए ने। इवन आपको आर्म एंड एम्यूनिशन जितने भी मिल रहे थे वो सारे बंद कर दिए यूएसए को देना। अब इससे हुआ क्या, यूक्रेन को अकल आ गई। क्या हुई, यूक्रेन को अकल आ गई कि यार यूएसए सपोर्ट अगर बंद कर देगा तो मैं रशिया से अपना वार कंटिन्यू कैसे करूँगा, समझ लो मेरी बात को। तो झुकना पड़ा जेलेंस्की को यूएसए के सामने, क्लियर। तो क्या हुआ, उस टाइम भी एक मिनरल डील होनी थी, मिनरल डील होनी थी, हालांकि उस टाइम हॉट टॉक के कारण हो नहीं पाई। देखो क्या है, यूक्रेन पर बड़ा ही मिनरल है, यूक्रेन पर बड़ा ही मिनरल है, जैसे आयरन है, रेयर अर्थ मेटल है, और यूरेनियम है, क्लियर। ये कई सारे इस पर मिनरल है यूक्रेन पर। अब यूएसए, आप जानते हो कि अभी चाइना और यूएसए के बीच में टैरिफ वार चल रहा है, और इस टैरिफ वार के कारण चाइना ने रेयर अर्थ मेटल देना बंद कर दिया है। अब रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं, देखो ऐसे मेटल जो कि ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इवन हर चीज़ में यूज़ करे जाते हैं रेयर अर्थ मेटल, क्लियर। जैसे मैग्नेट बनाने में, इवन आपकी मोटरों में यूज़ करा जाता है रेयर अर्थ मेटल का। तो क्या है, यूएसए में क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल की कमी हो गई, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस है रेयर अर्थ मेटल में और क्रिटिकल मिनरल में। और चाइना ने स्पेशली मना कर दिया कि यूएसए अगर 145% टैरिफ लगाएगी तो हम भी रेयर अर्थ मेटल नहीं देंगे यूएसए को। तो यूएसए सोच रही थी कि दूसरा मार्केट ढूंढो रेयर अर्थ मेटल का, इवन क्रिटिकल मिनरल का, यूरेनियम का और आयरन ओर का। तो इसी के साथ यूक्रेन में पता चला कि भाई ऐसा सा है कुछ, तो यूक्रेन को बुलाया गया तो मिनरल डील हुई। तो इसी के साथ क्या हुआ कि यूक्रेन तैयार हो गई, ठीक है मिनरल डील देने को तैयार हूँ, मैं आपको मिनरल एक्सेस के लिए तैयार हूँ, बट मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, मुझे आपकी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। क्या, फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए। क्या है, फाइनेंशियल हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए, किसमें, कि भाई मैं कंटिन्यू कर सकूं रशिया से वार, यूक्रेन का वार कंटिन्यू रह सके, ये मुझे सपोर्ट चाहिए। अब ठीक है, यूएसए ने बोला ठीक है, यूएसए तो आप जानते हो आप कि भाई कुछ भी देने को तैयार हूँ, बट मिनरल ले आओ, रॉ मटेरियल जितना भी है आपके पास वो सब ले आओ, हम तो एक्सेस करेंगे। तो तैयार हो गए भाई, तू ले पैसा, बस तू दे हमको कैसे भी करके, ठीक है। तो चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रेयर अर्थ मेटल डील हो गई है, यही डील है, ठीक है। आयरन, यूरेनियम और रेयर अर्थ मेटल ज़्यादा याद रखना, क्रिटिकल मिनरल भी याद रखना, क्लियर। ये सारा मैटर है, चलते बना के। इंडिया डिमांड एफएटीएफ टू पुट पाकिस्तान ग्रे लिस्ट। देखो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का दो काम है, याद रखना। पहला है पाकिस्तान का कि मनी लॉन्ड्रिंग, अब मनी तो है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो कर ही नहीं, क्लियर। सेकंड है इसका काम टेरर फाइनेंसिंग, टेरर, क्या है, दो काम है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, ये दो काम पाकिस्तान कर रही है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
AFATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वी कैन से 40 मेंबर हैं इसमें। इवन इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्लियर। हालांकि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, बट पाकिस्तान किसका मेंबर है? एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्लियर इसकी है। बट इंडिया इन दोनों का मेंबर है, इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी मेंबर है, इवन एशिया पैसिफिक ग्रुप और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मेंबर है। क्लियर। अब पाकिस्तान क्या करती है? टेरर फाइनेंसिंग करती है, और एफएटीएफ का काम होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। क्लियर। जो भी वर्ल्ड में टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, क्योंकि देखो ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग होगी तो डेफिनेटली इससे टेररिज्म एनहांस होगा, टेररिज्म बढ़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल ब्लैक मनी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो वीकेंड से देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन मोटिव यही था कि मनी लॉन्ड्रिंग और वीकेंड से टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। हालांकि पहले इसमें एक ही काम था, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग बाद में इसमें जोड़ दिया। तो क्या है, सुनो मेरी बात, अब क्या है 2018 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, बट 2022 में इन्होंने ऐसा कुछ काम कर लिया कि ये ग्रे लिस्ट से निकल गए। अब कितनी लिस्ट होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में? देखो, सबसे पहले होती है ग्रे लिस्ट। अगर कोई भी कंट्री वीकेंड से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कर रही है तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा उसके ऊपर, उसकी इमेज खराब हो जाएगी ग्रे लिस्ट में। क्लियर। देयर आफ्टर दूसरी लिस्ट होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, वो कंट्री बिल्कुल तैयारी नहीं है कोऑपरेट करने के लिए, तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे कि हाँ ये तो टेरर फाइनेंसिंग करेगी, तो इसमें पूरा सैंक्शन लगाया जाए। क्लियर। तो अब इंडिया क्या चाह रही है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दो, फिर से डाल दो, क्योंकि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करती है और डीवन करती भी है, टेरर फाइनेंसिंग कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, बराबर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, चाइना से इलीगल पैसा मंगा रही है, सऊदी अरेबिया से, कतर, टर्की से, इन कंट्रियों से पैसा मंगा रही है उल्टा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग की तरह, और टेरर फाइनेंसिंग कर रही है अपने यहाँ, वो टेरर को पाल रही है। और वो खुद इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हमने वेस्टर्न कंट्री कहने पर 3000 मिलिटेंट तक को पाल के रखा है। 3 लाख बोला था कि 3000 बोले थे, इतने सारे मिलिटेंट को हमने ट्रेनिंग दी है। ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं, इनको ग्रे का ब्लैक में डालो। इवन आपने अभी सुना होगा यूएसए ने 43 कंट्रियों की एंट्री बैन कर दी थी यूएसए के अंदर, उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व थी। आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, मेरा इंडिविजुअल वीडियो पड़ा हुआ है, देखो आप, उसके अंदर मैंने बताया पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। पाकिस्तान को तो उसमें डालना चाहिए मेन लिस्ट में, बिल्कुल एंट्री बंद ही कर देना चाहिए। वो वाले में तो वो पाकिस्तान को जिसमें डाला जिसमें 60 डेज़ का रिलीफ दिया गया है, अगर इम्प्रूव कर लो तो आपको बाहर निकाल देंगे कंट्री को, वो अलग मैटर है। क्लियर। तो इंडिया कह रही है कि ग्रे लिस्ट में डाल दो पाकिस्तान को, बट इससे होगा क्या? क्या लिस्ट डालने से क्या हो जाएगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान तो वैसे ही आतंकवादी है, क्या करेगा? देखो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान तो वैसे ही कंगाल चल रही है, आप जानते हो कि बहुत बुरी हालत चल रही है, वीकेंड से मेल डाउन चल रहा है पाकिस्तान में, ये इकोनॉमी मेल डाउन, और हर कंट्री से इवन आईएमएफ से भी पैसा मांग रही है। इवन इनको अभी रिलीफ मिल ही रहा है आईएमएफ से, जो कि $7 बिलियन है, $7 बिलियन का रिलीफ मिल रहा है धीरे धीरे इनको, पाकिस्तान को। तो क्या इंडिया चाहती है कि यार इनको ग्रे लिस्ट में डाल दो? तो ग्रे लिस्ट में होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रहा है एफडीआई, वो आना बंद हो जाएगा। क्या है, एफडीआई आना बंद हो जाएगा। इवन इनका जो शेयर मार्केट है वो डाउन होने लगेगा। इवन इनके शेयर कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इनकी क्रेडिट वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि यार कोई मतलब नहीं है यहाँ इन्वेस्ट करने से, ये तो साले सबके सब आतंकवादी है। क्लियर, समझे मेरी बात को? तो क्या है कि क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। इवन जो इन्वेस्टर
इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी हट जाएंगे पीछे, वो कुछ और कंट्री में आ जाएंगे, चले जाएंगे जहाँ प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ कुछ प्रॉफिट नहीं मिलना, ये सब आतंकवादी हैं, इनको कोई प्रॉफिट नहीं देना, ये खुद अपना करप्शन कर करके, मनी लॉन्ड्रिंग कर करके उस कंपनी को भी बर्बाद कर देंगे, ये मेरा कहना है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करो। फॉरेनर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी FDI FI हैं, जितने भी एक भी रुपये इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इनके कुछ मिनिस्टरों ने अभी अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अभी 24 घंटे 48 घंटे में भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो ये न्यूज़ से इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि ये इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये ऐसी न्यूज़ बोल बोल के इन्होंने अपनी इकोनॉमी डाउन करवा ली। समझ रहे हो मेरी बात को, कि अपनी जो FI थे पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा शेयर मार्केट गिर गया इनका, इनके खुद के स्टेटमेंट की वजह से ये इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अब आप बताओ इनको क्या एजुकेशन है इनकी, समझे मेरी बात को। चल जा बनाएंगे वेव समिट 2025। देखो वेव्स का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब क्या हुआ, इंडिया ने पहली बार वेव्स की समिट करवाई। अब देखो इसमें दो चार कंसेप्ट समझेंगे अपन। पहला समझेंगे क्रिएटिव इकोनॉमी, क्या समझेंगे कि क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है, क्लियर। अब क्या हुआ, जब समिट हुई तो देखो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, तो डेफिनेटली बॉलीवुड के स्टार, बॉलीवुड स्टार, मीडिया पर्सन, बिजनेसमैन, ये कई सारे पार्टिसिपेट किए इसके अंदर। देखो अब पार्टिसिपेट करने के साथ क्या हुआ, देखो इसमें मोदी साहब ने साफ साफ बोल दिया कि क्रिएटिव इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाएगा। क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है, देखो ऐसी इकोनॉमी जो फिल्म इंडस्ट्री, जो भी है अपना फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, इवन जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इकोनॉमी होती है, दैट इज पैसा कमाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी, क्लियर। अभी हमारे इंडिया में क्रिएटिव इकोनॉमी का मार्केट है $28 बिलियन। कितना मार्केट है, $28 बिलियन। और मुकेश अंबानी ने बोला है कि फ्यूचर में इसको $100 बिलियन तक ले जाना है इंडिया में। देख रहे हो आप हमारा इंडिया कितना आगे है। B1 आप देखो क्रिएटिव इकोनॉमी में भी हम $28 बिलियन की मार्केट है हमारी। और मुकेश अंबानी जी ने, जो कि वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए बोला कि फ्यूचर में क्रिएटिव इकोनॉमी को हम कम से कम इंडिया में $100 बिलियन का मार्केट होने ले जाएंगे, क्लियर। और इसी के साथ जो अश्वनी वैष्णव है, अश्वनी वैष्णव ने अनाउंसमेंट कर दिया कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी, ऐसा कुछ नाम से कॉलेज बनेगा, क्रिएटिव इकोनॉमी, क्लियर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा। इवन गवर्नमेंट ने इसके लिए 400 करोड़ रुपीस अलोकेट भी कर दिया। कितना अलोकेट कर दिया, 400 करोड़ रुपीस अलोकेट भी कर दिया कि हाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी का एक मुंबई में बनेगा। कहाँ बनेगा, मुंबई में बनेगा। और इसी के साथ ये समिट हुई कहाँ पर, तो ये समिट भी मुंबई में हुई। मुंबई में कहाँ पर, जियो के ट्रेड सेंटर में, जियो ट्रेड सेंटर में हुई ये मीटिंग। और इवन मोदी साहब ने इसको रिप्रेजेंट किया और बोला कि क्रिएटिव इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस करो, इसका मार्केट अच्छा है। क्रिएटिव इकोनॉमी में फिर से बता देता हूँ कि क्रिएटिव इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जो कि बॉलीवुड स्टार हैं, जो भी एंटरटेनमेंट पर्पस कह जाते हैं, मीडिया हो गया, रेडियो हो गया, इवन बॉलीवुड स्टार हो गए, हॉलीवुड की फिल्में हो गई, मीडिया पर्सन हो गए, ये सारे जितने भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं, सीरियल हो गए, स्टार प्लस हो गया, जी न्यूज़ हो गया, कभी कभी सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की, ये सारे क्रिएटिव इकोनॉमी है, क्लियर, याद रखना। और अभी मार्केट कितना है, $28 बिलियन और $100 बिलियन तक इस मार्केट को ले जाना है। समझे मेरी बात को, समझे। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद क्या होगा, देखो अश्वनी वैष्णव जी ने बोला कि इंस्टीट्यूट भी सेटअप करा जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। और क्रिएटिव इकोनॉमी का मार्केट अभी $28 बिलियन है और इसको $100 बिलियन तक भी ले जाना है, क्लियर, समझे मेरी बात को। इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी।
समझे मेरी बात को। देखो जैसे आप जानते हो कि बॉलीवुड ऐसा एक फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा मूवी बनती है एनुअली। इतनी मूवी बनाती है, मतलब इतना पैसा है हमारे इंडिया में, कितनी मूवी बनाते हैं, मतलब आदमी देख देख के परेशान हो गया है, इतनी मूवी आती हैं। और इवन देखना भी पसंद है लोगों को, हर मूवी हिट हो जाती है क्लियर। जैसे अभी अभी चल रही है रेड 2, और अभी फेमस है एक और आ गई है हेड 3 क्लियर। तो हेड 3, सॉरी हेड 3, ये कई सारी मूवियाँ हैं जो अभी लेटेस्ट में चल रही हैं, देखना भी चाहिए ठीक है। तो क्या है कि हमारी देश की इकोनॉमी क्रिएटिव इकोनॉमी बोलते हैं इसको, हमेशा याद रखना, चलते बनाएंगे। देखो ईरान फॉरेन मिनिस्टर लाइकली टू विजिट इन इंडिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो कि अब्बास हैं, ये इंडिया आने वाले हैं। अब्बास हैं, ये इंडिया आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। देखो जैसे आप जानते हो अभी ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है, क्योंकि ये 2015 से पहले से मान नहीं रहा है ईरान, क्योंकि ये यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम एनरिचमेंट करने से क्या होगा, ज़्यादा एनरिचमेंट करने से क्या होता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की पूरा प्रयास कर रहा था, ये पता चल गया सैटेलाइट बाई यूएसए से। तो यूएसए ने क्या किया, P5+1 की मीटिंग कराई, मतलब परमानेंट 5 मेंबर ऑफ यूएसए, यूएसए नहीं, परमानेंट 5 मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड वन जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रियों ने बैठ के ईरान के साथ मीटिंग करी। देन आफ्टर जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान निकाला, जिसमें ईरान पर कंट्रोल किया जाएगा कि वो अगर यूरेनियम मैनेजमेंट को कम करता है तो ही उसके ऊपर सैंक्शन हटेगा। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2018 में इस वीकेंड से P5 से विड्रॉल कर लिया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी देश की इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहते हैं क्लियर, उनके फर्स्ट टर्म में। देर आफ्टर क्या हुआ कि वो फिर से उसने अपना यूनियन, क्योंकि यूएसए आप जानते हो कि वही एक कंट्री है जो सभी कंट्रियों पर कंट्रोल कर सकती है क्लियर। तो क्या हुआ कि इसने मना कर दिया कि हाँ हम यूरेनियम एनरिचमेंट अब फिर से बढ़ाएंगे, अपना फिर से बढ़ाने लगा। तो ये बात सेकंड टर्म में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्हें पता चला, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या है, फिर से वो P5+ की मीटिंग स्टार्ट हुई। इवन पहली मीटिंग इसकी ओमान में हुई थी यूएसए और ईरान की, अब सेकंड मीटिंग होनी है रोम के अंदर। वो कहानी कुछ और है, मैंने आपको डिटेल में समझा दी। क्या है कि अब्बास साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चब्बार पोर्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आप मेरे एडिटोरियल सेक्शन में जा सकते हैं देख लीजिए। तो क्या है कि चब्बार पोर्ट अपनी डील हुई है, क्योंकि चब्बार पोर्ट का अपन यूज़ करेंगे, उसका डेवलपमेंट अपन करेंगे इंडिया। तो क्या ईरान अपना अच्छा दोस्त है, तो इनके फॉरेन मिनिस्टर ईरान आने वाले हैं। ईरान में क्या डिस्कस करेंगे, जैसे आप जानते हो कि ग्लोबल वी कैन से ग्लोबल जो भी डिस्पैरिटी चल रही है, ग्लोबल डिस्पैरिटी, इवन जियो पॉलिटिकल टेंशन, अब इनके कई सारे पॉइंट हैं, ये डिस्कस कर सकते हैं क्लियर। अब वो डिस्कस करेंगे जब बताऊंगा, बस मैंने ये बता दें, ये विजिट करेंगे नेक्स्ट वीक में, मोस्टली 8 मई को ये आएंगे। 8 मई को ये कंफर्म है, अभी कंफर्म नहीं है, मतलब 8 मई को आ सकते हैं, 70 to 80% कंफर्म है क्लियर। चलते बना के देखो, इंडिया लॉन्च सर्टिफिकेशन स्कीम अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो क्या है कि 2023 में इंडिया ने एक मिशन निकाला था जिसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्लियर। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन निकाला था 2023 में। इसका मेन मोटिव था कि अल्टरनेटिव फ्यूल, क्या अपन जानते हो कि अभी फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव फ्यूल दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इमिशन हो रहा है कार्बन का, उस पर कंट्रोल किया जाएगा। अब क्या हुआ कि सर्टिफिकेशन स्कीम आई ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, पर इसमें भी कार्बन इमिशन हो रहा था। जैसे बताऊं मैं आपको, ये एस्टिमेशन बताया है कि 4 kg ऑफ CO2 इमिशन पर kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन वी कैन से प्रोडक्शन क्लियर। ये बताया गया कि 4 kg ऑफ CO2 इमिशन करता है अगर एक वीकेंड से kg अपन ग्रीन हाइड्रोजन
प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। बट क्या हुआ कि इसको कंट्रोल करने के लिए वीकेंड से आप जानते हो ग्रीन हाइड्रोजन की प्राइस अभी हाई है, दैट्स वाई हम ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है वर्ल्ड। जैसे इसकी प्राइस लो हो जाएगी, टेक्नोलॉजी एनहांस हो जाएगी, तो प्राइस सस्ती होगी, तो डेफिनेटली ये अल्टरनेटिव फ्यूल बन जाएगा। जो भी फॉसिल फ्यूल है ये ख़त्म कर जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वैसे ये फुलफिल करने लगा डिमांड। तो ये इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन महंगा क्यों है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है, क्लियर, इसलिए ये महंगा है। जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगी, डिमांड बढ़ेगी पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो क्या है कि जो प्रहलाद पटेल है, क्या है याद रखना, जो प्रहलाद पटेल हैं, कौन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद पटेल हैं। इन्होंने क्या बोला कि हम एक सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च करी। इसका मेन मोटिव है कि कार्बन इमिशन को कम करना। क्या करना, कार्बन इमिशन को कम करना। इवन आप जानते नहीं हो कि इंडिया एंड जापान अभी एक डील साइन करी है इंडिया जापान ने, जिसमें 4 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन वी कैन से डेरिवेटिव, रुको 1 मिनट, स्पेलिंग क्या गलत हो रही है, पेन क्या हिल जाता है ना, करता हूँ सही। ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव, 4 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव इंपोर्ट करा जाएगा फ्रॉम जापान। जापान से देगी हमें 4 लाख टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव इंडिया को देगी। तो इससे क्या होगा, इंडिया का प्रोडक्शन और एनहांस होगा। यही कहानी है कि इमिशन कम करना है कार्बन का ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने में। चलते अपन आगे। देखो, इंडिया क्लोज ऑल एयर स्पेस टू पाकिस्तान एयरलाइन। देखो क्या है कि आपने सुना होगा पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद उनको पता चल गया कि इंडिया कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान को यह कंफर्म होगा कि इंडिया कुछ भी कर सकती है, इधर अटैक कर सकती है। तो वो बेचारे डर गए पाकिस्तान वाले, और बेचारे तो नहीं, वो आतंकवादी हैं, वीकेंड से डर गए, और डरने के साथ इंडिया की एयरलाइन जितनी भी थी उन सभी को पाकिस्तान स्पेस का एक्सेस बंद कर दिया। पाकिस्तान स्पेस का एक्सेस बंद कर दिया। अब ये बंद करने से क्या हुआ, देखो पाकिस्तान का स्पेस एक्सेस बंद करने से इंडिया को, इनको लॉस हुआ, इनको ही, ये वैसे कंगाल तो हैं ही, अब इनको और कंगाली छाने लगी, क्योंकि क्या कि एयर स्पेस कोई निकलता है स्पेस से तो इनको कुछ 2-4 रुपये मिल जाते हैं, क्लियर, वो भी बंद हो गए, 2-4 रुपये भी बंद हो गए। अब क्या हुआ इससे, सुनो मेरी बात। अब इन्होंने क्या किया, इनको डर था, इन्हें बंद क्यों किया कि कोई भी इंडिया का एयरक्राफ्ट, कोई भी हैवी एयरक्राफ्ट आके मिसाइल फेंक जाएगा हमारे सिर पर, शहबाज शरीफ के, तो हमारा शहबाज शरीफ जो पीएम है वो भी उड़ जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा। सुनो मेरी बात। तो क्या हुआ, इसके बाद उनको ये डर लगा, तो इंडिया ने भी सोचा ठीक है भाई, तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम तो बर्बाद हो ही, और तुम चाहते हो कि इंडिया ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है, इंडिया अपने दिमाग से खेलेगा। स्मार्ट अटैक की ज़रूरत है, ना कि हमें जल्दबाजी के अटैक की ज़रूरत है, ठीक है। स्मार्ट अटैक, क्योंकि हमारा कैजुअलिटी कम हो, उनकी कैजुअलिटी कम से कम 100 टाइम मोर देन होना चाहिए, क्लियर। तो क्या है, और हमारे इंडिया में तो कोई कैजुअलिटी ना हो, भगवान करे, क्लियर। तो क्या है कि इंडिया ने भी डिसीजन लिया कि हाँ, जितने भी पाकिस्तान ऑपरेटेड लीज एयरलाइन एयरक्राफ्ट होंगे, उनको एक्सेस कैंसिल कर दिया है इंडिया स्पेस में, क्लियर। अब वो आ नहीं पाएंगे, जैसे पाकिस्तान का आ रहा है, इंडिया नहीं घुस पाएगा, जैसे इंडिया में आ गया, नहीं बेटा भाने जा, ठीक है। क्या है, तो ये घुस नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर से डाउन होगी, एक तो जो मिलना था वो भी गया,
और ऐसे मिलना था वो भी गया। अब पाकिस्तान को घूम के जाना पड़ेगा। जो मैंने बताया था कि हमारी 800 फ्लाइट अफेक्ट करी है पाकिस्तान ने, जो स्पेस बंद किया है, उससे क्या है हमारी कॉस्ट बढ़ी है, इवन ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ी है, फ्यूल ज़्यादा स्पेंड होगा। तो ये कई सारी प्रॉब्लम हमको भी क्रिएट हुई हैं, बट हमने भी काउंटर किया है। और ये मोदी साहब ने टिल 24 मई तक बंद कर दिया है। अब 24 मई तक बंद किया तो मुझे कुछ डाउट लगा है कि 24 मई से पहले इसका खेल हो जाएगा पाकिस्तान का, ये कंफर्म है। इसका खेल होने जा रहा है। कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, इंडिया बता नहीं रही क्लियर। इंडिया कुछ ना कुछ तो करेगी, ऐसे मानेगी नहीं, पर वो सोच रही है कि हाँ हम कुछ देख के देखो। अब यार वो दिन तो नहीं है यार, तुम सोचो कि 2018 की बात है कि तुम 26/11 कर गए तो इंडिया चुप हो गई क्लियर। अब वो दिन गए, 2025 चल रहा है मुन्ना। तो क्या है कि आपको इतना काउंटर अटैक करेगा, जो पाकिस्तानी आपके घर में घुसे हुए हैं, जो भी आतंकवादी आपके घर में घुसे हुए पाकिस्तानी घरों में, वो निकाल निकाल के मारे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चलते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ऑन डिजिटल एक्सेस, देखो जैसे आप जानते हो कि आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 21 हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्लियर। अब इसमें राइट टू लाइफ से समझेंगे कैसे, कौन सी लाइफ है। तो इसमें कई सारे इम्प्लीसिट पॉइंट है, कभी पढ़ोगे आप पॉलिटी, अभी पढ़ो, मेरी लेक्चर चल रहे हैं। इम्प्लीसिट पॉइंट है कई सारे इम्प्लीसिट, इसमें मेंशन किया है कई सारे पॉइंट। वीकेंड से हमें राइट है, राइट टू वीकेंड शेल्टर क्लियर, राइट टू वीकेंड से प्योर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, राइट टू देन आफ्टर प्राइवेसी, राइट टू, कई सारे राइट है हमें, ठीक है, राइट टू लाइफ, इसमें कई सारे राइट है इम्प्लीसिट। बट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई रिलेटेड टू केवाईसी। केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। ये क्या होता है सर जी नो योर कस्टमर। देखो बैंक से कभी मैसेज आता है कि सर आपकी केवाईसी नहीं हुई है, केवाईसी कराने आ जाइए। अब केवाईसी कराने जाओगे तो क्या करेगा, वो आपका बायोमेट्रिक डेटा लेगा, बायोमेट्रिक डेटा लेगा, आपका वीकेंड से फेशियल रिकॉग्निशन करेगा, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करेगा, इवन आपकी आइज का रेटिना, रेटिना चेक करेगा। ये भी एक डिफरेंस होता है। देन आफ्टर फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट ही होता है क्लियर, मैं लिख देता हूँ, हालांकि शॉर्ट में फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट भी आता है क्लियर। तो क्या है कि ये सारा डेटा लिया जाता है। बट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई एक एसेट अटैकर की कि सर आप ये बताइए कि आप ये केवाईसी कर रहे हैं, हमें भी तो केवाईसी मौका, क्योंकि आप जानते हो कि अभी जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम मिल रही हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम रिलेटेड टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस स्कीम, वेलफेयर, ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं अगर आप डिजिटली हो, आप डिजिटली एक्सेस करते हो तो सारे बेनिफिट डिजिटली हो गए जैसे आप जानते हो। तो क्या हुआ, एसेट अटैकर का बोलना था कि जो पर्सन जो डिसेबल हैं उन लोगों को केवाईसी में नॉर्म में छूट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, केवाईसी तो करो अच्छी बात है, केवाईसी नॉर्म में छूट मिलना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जिसको दिख नहीं रहा, तो उसका केवाईसी नहीं होता है। इवन जिसका फेशियल डिसफिगरमेंट है, फेशियल डिसफिगरमेंट, व्हाट आई मीन, जिसका फेस बिगड़ गया है, फेशियल डिसफिगरमेंट है, उन लोगों का केवाईसी नहीं होता है क्लियर। तो उनकी पिटीशन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा मत करो, क्योंकि क्या है कि डिजिटल एक्सेस, जो डिजिटल एक्सेस है दैट इज ऑल्सो अ इम्प्लीसिट अंडर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल नंबर 21, ये आर्टिकल नंबर 21 दिया हुआ है क्लियर। तो इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप देखो तमीज़ से चलो, और केवाईसी इनको, ये भी एक पर्सन है, इंडियन के सिटीजन है, इनको भी, इनके लिए केवाईसी नॉर्म में आप थोड़ा बहुत चेंजेस करो। वीकेंड से आपने जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं वो चेंजेस करो, जिससे क्या है गवर्नमेंट की सारी स्कीम है वो ये एक्सेस कर पाए। इवन जैसे आप जानते हो, एक और टर्मिनोलॉजी याद रखना, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है
कि कोई भी पर्सन, जैसे कुछ पर्सन डिजिटल को एक्सेस कर रहा है, कुछ पर्सन नहीं एक्सेस कर पा रहे, तो उनमें डिजिटल डिवाइड हो रहा है। क्लियर? तो ये सब है न्यूज़ है, और इसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आज आपके लिए अच्छी तरह से बनाऊंगा, बेफिक्र रहिए, कल मेरा आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। 1 और 2 मई के दोनों दिन के मैंने आपको करंट अफेयर करा दिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो के नीचे जाइए तो आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बट वो बड़े हैं, 1 डेढ़ घंटे के लेक्चर हैं, तो आराम से देख लेना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।